हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं क्लास 6 का। पिछली वीडियो में हमने पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सूरज भी एक तारा है। आगे का चैप्टर आज हम कंटिन्यू करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जो हमारे चमकते हुए तारे होते हैं वो भी सूरज की तरह ही होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इस वजह से हम उनको क्लियरली देख नहीं पाते और उनकी गर्मी को हम फील नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मान लो कहीं आग जल रही है और हम आग के पास बैठे हैं, बहुत करीब उसके बैठे, तो हमें आग की गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। लेकिन हम आग से बहुत दूर खड़े हैं तो हमें उसकी गर्मी उतनी फील नहीं होती या फिर ना के बराबर ही फील होती है। इसी तरीके से जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, मान लो कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, पास खड़ा है, तो हम उसे बहुत क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत दूर से, डिस्टेंस से देखते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि वो कौन व्यक्ति खड़ा है, कौन पर्सन है। हम उसे जानते भी हैं नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति हमारे पास आता है हम उसको समझ पाते हैं कि ये कौन है। इसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते, इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और उनकी जो ऊष्मा है उसको भी हम फील नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है। जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जो एरोप्लेन होता है, जब हम उसको स्काई में उड़ते हुए देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर रनवे पे खड़ा हुआ हम एरोप्लेन देखें तो वो बहुत बड़ा होता है। कितने सारे पैसेंजर्स उसमें जाते हैं, तो जो एरोप्लेन होता है वो दूर से देखने में कितना छोटा दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारे जो स्टार्स होते हैं, ये मून है, स्टार है, ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं हमें। यही इसका रीज़न है। ये रियलिटी में बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जो स्टार्स होते हैं ये बहुत कोई कोई शेप बना रहे होते हैं, अलग अलग आकृतियाँ उनके द्वारा बनाई जाती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स का ग्रुप होता है ये मिलकर कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। इसका एग्जाम्पल है अर्सा मेजर या बिग बियर। ये इसी तरीके के नक्षत्र मंडल हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसी तरीके का एक नक्षत्र मंडल है जिसे हम बहुत इजीली पहचान पाते हैं, जो हमारा कहलाता है सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि तारामंडल। इस सप्तऋषि तारामंडल में ये 7 तारों का समूह होता है, इसमें 7 स्टार्स होते हैं और ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया जिसमें सप्तऋषि तारामंडल को हम देख पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक चम्मच जैसी शेप बना रहा होता है, ये देखिए। तो इसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टार्स मिलकर कुछ इसी तरीके की शेप्स बनाते हैं अलग अलग, और उनको हम नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये 7 तारों का समूह जो है इसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। और इसे पहचानना बहुत इजी होता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। हम भी देख सकते हैं, सभी बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। रात को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अलग अलग शेप हमें स्टार्स के द्वारा बनाई हुई दिखाई देगी। सप्तऋषि तारामंडल जो है उसको तो हम बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो डायरेक्शंस को किस तरीके से फाइंड करते थे? इन स्टार्स की हेल्प से ही वो देखते थे कि ये कौन सी दिशा है। अब अगर हम देखें इस तारामंडल में, ये सप्तऋषि तारामंडल है और यहाँ पर हमें एक ध्रुव तारा दिखाया गया है। यहाँ से अगर देखें तो ये सप्तऋषि के जो 2 स्टार हैं
बिल्कुल इसके सीधे हम जाएंगे तो ये हमारा ध्रुव तारा होता है और इसे हम उत्तर दिशा को देखते हैं। ध्रुव तारा जो हमें उत्तर दिशा के बारे में बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उसकी जो पोजीशन होती है सेम रहती है, आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है, इसलिए उससे हम इजीली डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब हम सप्तऋषि तारामंडल को अगर देख लें आसमान में तो हम इजीली ध्रुव तारे के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो जो 2 स्टार है बिल्कुल उसके सीधा अगर हम देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, तो डायरेक्ट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट अगर हम एक काल्पनिक रेखा बना लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं तो सीधा वो हमें ध्रुव तारे के पास ले जाएगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिन्हें हम तारे बोलते हैं, और सूरज भी एक तारा था। अब दूसरा पॉइंट है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है ना ही अपनी ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो स्टार्स की लाइट होती है वो उन्हीं की लाइट से वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो जो खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती और वो तारों की सहायता से चमकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह या फिर प्लैनेट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका मीनिंग होता है कि चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में भी अलग अलग। जो हमारे प्लैनेट होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे हम इस वर्ड का मीनिंग भी देख पा रहे हैं कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। पृथ्वी हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी की लाइट है, जो प्रकाश है और ऊष्मा है, ये कहाँ से उसे मिलते हैं? सूर्य से, सन से मिलते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब हमने यहाँ पढ़ा कि ग्रह जो होते हैं अपनी रोशनी कहाँ से लेते हैं, अपने प्रकाश कहाँ से लेते हैं? तारों से लेते हैं। और जो पृथ्वी है वो कहाँ से लेती है अपना प्रकाश और ऊष्मा? सूर्य से। और सूर्य हमारा एक तारा है और ये सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम पृथ्वी को चांद से देखेंगे तो ये बिल्कुल चांद के जैसे चमकती हुई हमें दिखाई देती है। अब यहाँ हमें सौरमंडल का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें अलग अलग हमारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, सन दिखाया गया है और इनके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य, सन, जो कि सेंटर में होता है हमारा सोलर सिस्टम के, सौरमंडल के बिल्कुल सेंटर में ये होता है। उसके बाद हमारा पहला ग्रह आता है बुध, सबसे नंबर 1 पे हमारा बुध ग्रह होता है। उसके बाद हमारा शुक्र ग्रह होता है। फिर आती है 3rd नंबर पे पृथ्वी, 3rd प्लैनेट हमारा पृथ्वी है। उसके बाद मंगल ग्रह 4th हमारा प्लैनेट। उसके बाद जुपिटर, बृहस्पति 5th प्लैनेट। 6th हमारा सैटर्न, शनि ग्रह है। उसके बाद यूरेनस 7th और 8th हमारा नेपच्यून। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, 9 प्लैनेट्स होते थे। लास्ट हमारा 9th प्लैनेट होता था प्लूटो, लेकिन अब उसको हम ग्रह नहीं मानते हैं, उसको ग्रह नहीं माना जाता है। तो अब हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। बुध के बारे में यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो देख लेते हैं। बुध जो है
वो सूर्य के चक्कर लगाने के लिए एक परिक्रमण जो है, एक राउंड जो वो लगाता है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है, और अपने अक्ष पर जो घूमता है वो पूरा एक चक्कर वो 59 डेज में लगाता है। दूसरा, सूर्य जो है वो सूर्य के चारों शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में करता है? 255 दिन। मतलब उसका जो एक साल होता है वो कितने दिन का होगा शुक्र ग्रह का? 255 डेज का एक साल होता है। और अपने खुद के अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 243 डेज में। इसी तरह से थर्ड है हमारा पृथ्वी। अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है। एक सूर्य के एक चक्कर में, जैसे यहाँ पे ये सन है और घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ जैसे ऐसे घूमेंगे तो ये वाला जो राउंड है वो कितने डेज में पूरा करती है अर्थ? 365 डेज में। और खुद अपने अक्ष पे, जैसे पृथ्वी यहाँ से घूम रही है तो घूमते घूमते जो अपने ही एक राउंड कंप्लीट करेगी खुद का, वो एक दिन में कंप्लीट करते हैं। और पृथ्वी के जो चंद्रमा की संख्या है, पृथ्वी के कितने चांद हैं? एक चांद पृथ्वी का है। इसी तरीके से मंगल ग्रह, मार्स के, ये अपना सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगाती है, और खुद का जो एक चक्कर अपना अक्ष पे घूमने में जो लगाती है उसको एक दिन लगता है। और मंगल ग्रह के, जैसे हमारा एक चांद है, मंगल ग्रह के पास 2 चांद है। मंगल ग्रह से देखने पे हमें 2 चांद दिखाई देते हैं। उसके बाद बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आप सूरज का एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का ही टाइम ले लेता है। ये एक राउंड जो है, पूरा जो परिक्रमण है वो 12 साल में पूरा करते हैं। और अपने अक्ष में घूमने पर, मतलब सिर्फ अपने ही जगह पर घूमने में वो कितना समय लगाता है? 9 घंटे 56 मिनट। देखो अपना राउंड वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। अब जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पर एक चांद होता है, बृहस्पति ग्रह के पास लगभग 53 मून है। हम वहाँ से देखेंगे तो हमें 53 मून दिखाई देंगे। सूर्य के चारों ओर, अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सैटर्न को, शनि ग्रह को 29 साल और 5 महीने का टाइम लगता है। और ये अपने अक्ष पर जो घूमता है उसमें उसको 10 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। और शनि ग्रह के भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस जो है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 84 ईयर्स इसको लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इसे लगता है क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे ये दूर होते जाते हैं हमारे प्लैनेट सूर्य से, उतना ही ज़्यादा टाइम इनको सूरज का राउंड लगाने में लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने की जो यूरेनस की स्पीड है वो है 17 घंटे 14 मिनट उनको लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या यूरेनस की कितनी है? लगभग 27। नेपच्यून जो है वो सूरज के एक चक्कर लगाने में 164 साल लेता है, 164 ईयर्स लगते हैं उसको। और अपने अक्ष पर घूमने के लिए उसको 16 घंटे और 7 मिनट लगते हैं। और नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या है 13। जैसे मैंने बताया कि जितना दूरी पर हमारे ग्रह होंगे सूरज से, उतने ज़्यादा चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा सन, और जो ग्रह इसके पास होगा उसको राउंड लगाने के लिए इतना कवर करना पड़ेगा एरिया। और जैसे जैसे ग्रह दूर होंगे तो जो ग्रह यहाँ पर है उसको राउंड लगाने के लिए इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। तो इस वाले जो ग्रह पास होंगे उनको कम समय लगेगा, और जो ग्रह दूर होंगे उसको ज़्यादा। अब जो और ज़्यादा दूर होगा तो उसको देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा एक राउंड लगाने के लिए। इसीलिए जो ग्रह हैं इनका समय चक्कर लगाने का, सूर्य के चक्कर लगाने का अलग अलग होता है। अब अगर हम बात करें तो सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हमारे कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, जो सूरज के बहुत ही नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। बाकी के जो 4 ग्रह हैं हमारे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे कहलाते हैं बाह्य ग्रह। ये सूरज से दूर होते हैं और आकार के भी बहुत बड़े होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इस इमेज में हमने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।
आगे हम देखते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो हमारा चांद है वो हमारा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरह से चांद हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे हमने भी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि अलग अलग ग्रह के पास अपने अलग अलग ग्रह हैं, तो इन सबके ये जो 7 और ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इनके पास खुद के चांद भी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।